आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे निकटतम उपगमन दूरी। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में विभाजित कर लिया था। एक पार्ट था हमारा परमाणु की संरचना वाला, एक पार्ट था स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति वाला। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना ये है भैया कि परमाणु संरचना के मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे और स्पेक्ट्रम वाला जो पार्ट है उसको बाद में स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था परमाणु क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था थॉमसन का मॉडल क्या कहता है, फिर हमने रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण प्रयोग देखा था और उसी के बाद में हम लोगों को आज पढ़ना है निकटतम उपगमन दूरी। तो देखते हैं ये होती क्या है। तो हेडिंग रहेगी हमारी, हेडिंग रहेगी निकटतम उपगमन दूरी, जिसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, निकटतम उपगमन दूरी। अब पहले ये देखेंगे कि जो निकटतम उपगमन दूरी है ये होती क्या है। याद करिए जब हमने आपको पढ़ाया था अल्फा विकिरण प्रयोग, तो बताया था इस तरीके से कोई परमाणु है और उसकी वृत्ति कक्षाएं यहाँ पर कहीं पर नाभिक पाया जाता है और यहाँ से अल्फा कण क्या किए जाते थे, अल्फा पार्टिकल जो है भेजे जाते थे। तो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर पर चलता था, मिडल पर, वो एक ऐसी अवस्था आती थी कि वो वहां से क्या हो जाता था, अपने रास्ते से क्या होता था, पुनः उसी रास्ते पर वापस आ जाता था। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया और नाभिक से यहाँ तक की दूरी वही क्या है, R0 है। नाभिक से यहाँ तक की दूरी क्या है, R0। और इसी R0 को ही हम लोग कहते हैं निकटतम उपगमन दूरी। अब इसको डिफाइन कैसे कहेंगे कि क्या है निकटतम उपगमन दूरी। जब कहेंगे अल्फा गण जब किसी परमाणु के एकदम केंद्र से जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि अल्फा गण उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तो नाभिक और वह अवस्था जहां से वह वापस आया, इनके बीच की दूरी को ही निकटतम उपगमन दूरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, R0 से प्रदर्शित करते हैं। और फिर हमें ये R0 को क्या करना है, निकाल कर देखना होगा कि R0 को कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन जो डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है इसकी हम लोग दिखाएंगे R0 कहाँ से निकाला जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे जब अल्फा कण को किसी परमाणु के केंद्र से गुजारते हैं तो परमाणु की केंद्र रेखा से गुजारते हैं तो रेखा से गुजारते हैं तो कुछ समय बाद यह अल्फा कण अपने रास्ते से वापस हो जाता है। तो नाभिक और वह अवस्था जहां से वापस हुआ है, इनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, हम लोग R0 कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, कुछ समय बाद क्या होता है, यह कण अल्फा कण जो है वापस हो जाता है। तो वही बात लिखेंगे भाई। तो जहां से वापस हो रहा है रास्ते से वापस हो जाता है, तो लिखेंगे नाभिक और वह अवस्था जहां से अल्फा कण वापस हुआ है, इनके बीच की दूरी को ही इनके बीच की दूरी को
निकटतम उपगमन दूरी, निकटतम उपगमन दूरी R0 कहते हैं। तो ये हो गई हमारी निकटतम उपगमन दूरी। एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें ये R0 को कैलकुलेट करना है, तो देखेंगे R0 कैसे कैलकुलेट होती है। चलिए हम लोग चलते हैं R0 को कैलकुलेट करने के लिए। R0 हमारी ये होती है, मान लीजिए ये हमारा जो है यहां से कोई अल्फा कट गया और इसी रास्ते पर क्या हुआ, वापस आ गया, तो इनके बीच की दूरी यही क्या कहला रही है, R0, निकटतम उपगमन दूरी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, जब अल्फा कण, जैसे जैसे अल्फा कण इधर से जा रहा है तो होता क्या है, इधर है हमारा पॉजिटिव चार्ज और अल्फा कण के ऊपर भी आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये पूरी गतिज ऊर्जा यहां तक तभी जाएगा जब पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जो है खत्म हो जाए और इधर से लगने वाली ऊर्जा क्या हो जाए, बराबर। यानी इधर से अगर हमारा अल्फा कण जा रहा है तो इधर से लगने वाली ऊर्जा जब दोनों बराबर होंगी तभी यहाँ पर अल्फा कण क्या होगा, कुछ समय के लिए रुकेगा। और फिर जो वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत विभवांतरित ऊर्जा है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको आगे बढ़ाती रहेगी। कहने का मतलब ये पूरी गतिज ऊर्जा अल्फा कण की किस में बदल हो गई होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, यानी वैद्युत विभवांतर ऊर्जा में, उसमें पूरी बदल गई होगी। तो हम लोग कहेंगे जब अल्फा कण अपने रास्ते से वापस आता है तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा वैद्युत विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, यानी अल्फा कण के पास जितनी गतिज ऊर्जा है वो पूरी की पूरी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा कण के पास भाई गतिज ऊर्जा है कितनी, तो इधर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, काहे कि भाई अल्फा पार्टिकल की बराबर होगी किसकी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगी भाई, बराबर होगी। और गतिज ऊर्जा होती है हमारी, अगर लिखना चाहे यहाँ पर ½ mv², या इसको ना लिखे तो हम लोग सीधे क्या लिख लेंगे, KE, काइनेटिक एनर्जी ही लिख लेंगे। देखें कैसे भाई करेंगे, गतिज ऊर्जा और वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होती थी, 1/4πε0 होता था Q1 Q2 अपान में R। तो बताइए Q1 यहाँ पर हमें सबसे पहले नाभिक पर आवेश निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, 10 गुणे में इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए 11 है इलेक्ट्रॉन तो 11 गुणे इलेक्ट्रॉन। तो हमने मान लिया यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है, Z। और जब Z प्रोटॉन है तो उन पर आवेश कितना हो जाएगा, Ze। और जो हमारा अल्फा कण होता है, अल्फा कण के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हमें नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, यानी जो आवेश है नाभिक पर, वो भी पता हो गया, अल्फा कण का भी आवेश पता हो गया। तो Q1 Q2 क्या रख देंगे, Q1 Q2 अपान में R0। और बीच की दूरी कितनी है इनकी भाई, R0। अब क्या करना है, इनके मान रख देना है हमें। काइनेटिक एनर्जी वैसे ही रखनी है, 1/4πε0 को वैसे ही रखना है। अब हम लोग Q1 की जगह पर रखेंगे Ze ब्रैकेट में,
इनटू में अल्फा कण कितना है 2e और बीच की दूरी क्या है r0। हमें r0 को निकालना है, तो r0 को एक तरफ करेंगे, बाकी सारी चीजें एक तरफ। तो r0 को इधर उठा लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पक्षांतर होके कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो हम लोग लिखेंगे r0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और नीचे आ जाएगी यहाँ पर गतिज ऊर्जा कहेगी अल्फा कण की। अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 2 की इधर गुणा करेंगे तो 2ze²। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2ze² और यही क्या हो गई, निकटतम उपगमन दूरी। r0 बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन0 2ze² अपान में काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया पूरा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को खोल दें तो लिखेंगे 12 mv²। और 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगी तो 4ze²। लेकिन इतना बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं, काइनेटिक एनर्जी सीधे हम लोग यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, निकटतम उपगमन दूरी हम लोगों ने क्या कर ली है, ज्ञात कर ली है। तो ये हमारी आ गई क्या भाई, निकटतम उपगमन दूरी। आप इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा पूरा का पूरा प्रत्येक तरीके से, हर एक तरीके से हमारा रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बोहर का जो हाइड्रोजन एटम के ऊपर मॉडल है वो पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी बोहर का हाइड्रोजन एटम का मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल, यानी बोहर का हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल अब हम लोगों को पढ़ना है। तो ये पूरी हमारी कंप्लीट हो गई, निकटतम उपगमन दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगली है हमारी बोहर का हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल। अब देखते हैं कि बोहर ने अपने मॉडल में क्या बताया। इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सार हाइड्रोजन जो हमारा एटम है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसके आधारित पर जो है अपना एक मॉडल दिया जिसे कहा गया बोहर का हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल। तो अब देखते हैं कि भाई इसमें इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने क्या किया, जो परंपरागत यानी जो पुरानी अवधारणाएं चली आ रही थी, जैसे थॉमसन ने जो बताया और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया, रदरफोर्ड ने, ये जो पुरानी अवधारणाएं चल रही थी, और साथ ही साथ जो क्वांटम संख्या है, आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसी तरह द्विगंशीय क्वांटम संख्या। तो उन क्वांटम संख्याओं की जो अवधारणा है उनको मिक्स करके 3 पोस्टुलेट दे दिए, 3 अवधारणा, 3 नई हाइपोथेसिस दे दी। तो हम लोग लिखेंगे बोहर ने परंपरागत और क्वांटम संख्या की अवधारणा को मिश्रित कर 3 नई अवधारणा दी। अब तीनों अवधारणा पढ़नी हमें। तो एक बार क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया, जो पुरानी चली आ रही थी जितने मॉडल, और उसके बाद पुराने मॉडल के बाद जो नए मॉडल चल रहे थे, उन्हीं को मिलाकर के जो है इन्होंने क्या किया, एक जो है नया परमाणु मॉडल दे दिया। उसी के अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन जो 3 नई अवधारणा दी है, इन तीनों नई अवधारणाएं के बारे में हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहली अवधारणा, या फिर हेडिंग डाल लेंगे कि जो हमारी अवधारणाएं हैं बोहर की, ये कौन कौन सी हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले बोहर मॉडल की अवधारणा। तो हेडिंग रहेगी हमारी बोहर मॉडल की अवधारणा। बोहर मॉडल की अवधारणा, पोस्टुलेट भी कहते हैं अवधारणा, हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम लोग अवधारणा देखेंगे क्या है। इन्होंने कहा कि बोहर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू बोहर, यानी बोहर के अनुसार कहा कि जितना भी हमारा परमाणु है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनात्मक आवेश, यानी परमाणु के अंदर उपस्थित परमाणु का समस्त द्रव्यमान और परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर या केंद्र पर उपस्थित होता है, संकेंद्रित होता है, और जिसे क्या नाम दे दिया इन्होंने, नाभिक कह दिया। तो कहा कि प्रत्येक परमाणु अपने केंद्र में एक
एक जो है पार्ट रखता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। और इसी नाभिक के अंदर परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश क्या रहता है, संकेंद्रित रहता है। तो चलिए ये बात लिखेंगे। तो सबसे पहले कहा कि प्रत्येक परमाणु अपने केंद्र कोर भाग में नाभिक रखता है, जिसके अंदर परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश क्या होता है, उपस्थित होता है। तो बोहर ने ये बात बताई कि जो हमारा परमाणु है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और उन्हीं नाभिक के अंदर समस्त द्रव्यमान और समस्त क्या होता है, उसी के नाभिक के अंदर समस्त द्रव्यमान और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसी के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। फिर इतनी बात बताई और कहा कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में, और क्या कहा पहले पोस्टुलेट में कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में निश्चित संख्या के इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और कहा नाभिक के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये बात उन्होंने पहले ये इनकी पहली जो बोहर का परमाणु मॉडल है, इसका पहला जो हमारा पोस्टुलेट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। तो इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु अपने केंद्र के अंदर एक कोर भाग रखता है, ठोस कोर भाग रखता है, और जिसे हम लोग कहते हैं नाभिक। और इसी नाभिक के अंदर परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है, जितना भी भार है, वो इसके अंदर रहता है। साथ ही साथ परमाणु का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश पूरा का पूरा इसी नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। और इसी नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय रास्ता बन जाता है। इन्हीं वृत्तीय रास्ताओं में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ निश्चित संख्या के इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं कि 8, 10, 15, 20 हजार, कुछ हर एक कक्षा के अपने अपने निश्चित इलेक्ट्रॉन संख्या में क्या होते हैं, वृत्तीय पथ पर क्या कहते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और यही हुआ हमारा बोहर का पहला पोस्टुलेट या पहली अवधारणा या पहला हाइपोथेसिस इन्होंने बताई। तो इसको एक बार नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा पोस्टुलेट हम लोग स्टार्ट करते हैं।